ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो आम आदमी की है। आम आदमी अपने आप को देखना नहीं चाहता, या लोग उसको दिखाना नहीं चाह रहे। ये मुसल्लत किया गया है, ये मुसल्लत किया गया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक पैटर्न जो हमारा बना हुआ है इस वक्त, जिसमें हम खुद काम कर रहे हैं, वो पैटर्न यही है। सिसकती हुई रोती हुई ख़वातीन, यंग लड़कियों के प्रॉब्लम्स और मसाइल, साइकोलॉजिकल मसाइल, या मोहब्बत इधर थी शादी उधर हो गई, यू नो, सास ने ये कह दिया, बहू ने ये हो गई तो फलाना हो गया, तो इससे भरपूर है। कई दफ़ा तो मेरा दिल करता है यार ये सीन ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है मैं सेट पे आके पूछता हूँ ये मैं कौन से वाला अब्बा हूँ। मुझे ये फरमाइए, सोफिया आपने किया था, सोफिया में समीना थी ना जी। कितना आसान है समीना साहबा को डायरेक्ट करना? डायरेक्ट करना नहीं, वो सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव इन द सेंस वो अपना कैरेक्टर जो कर रही होती हैं उस ज़माने में, हाँ, जो कर रही हैं शूटिंग, उसको वो घर ले आती हैं, मैं उस कैरेक्टर को वहाँ पे छोड़ के आता हूँ। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस। सो एंड माशाल्लाह शी इज़ अ हाईली टैलेंटेड एक्टर एंड शी इज़ अ एक्टर ऑफ द माइंड, यू नो। हम सारे माइंड के एक्टर्स हैं, मतलब सोचना है वो बहुत ज़रूरी है, सोच के अपने ऊपर तारीख करना है वो भी ज़रूरी है। तो समीना जब घर ले आती हैं कैरेक्टर, उसके फिर हमें छुपना पड़ता है। अगर कैरेक्टर गलत हो तो मुसीबत पड़ जाती है। तो कर्ब के दिनों में तो बड़ी मुश्किल हुई होगी आपको? हाँ नहीं, कर्ब का बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज कर्ब वाज रियल स्टोरी। हाँ, दिस एक्चुअली हैपेंड विद समीना की एक बहुत करीबी दोस्त थी, उनके साथ ये सारा वकूआ हुआ था कि उन्होंने एक रिफ्यूज दी एक बच्ची को, और किस तरह उस बच्ची ने उसका पूरा घर टेक ओवर कर दिया, और फिर उसने खुद हालात को देखते हुए और अपने ख़ानदान को एक रखते हुए उसने खुद अपने मियाँ की शादी उस लड़की से की। ये रियली इट हैपेंड। डेनिस आइजक को पेशावर से बुलाया गया। क्या कहने हैं? डेनिस साहब के साथ हमने उससे पहले काम किया था। अगेन स्क्रिप्ट की बात आती है कि मुझे एक फ़ोन आया पेशावर से, तारिक सईद साहब का। मेरी मुलाकात उनसे नहीं थी पहले, मैं नाम सुना हुआ था। तारिक सईद साहब ने वो किया था ना करोबी, उसी की मैं बात करने लगा। तो मुझे कहा कि जी ये हम कर रहे हैं, तो अब टीवी आपको अफोर्ड नहीं कर सकता फ्रैंकली स्पीकिंग, इधर से आप पेशावर जाएं 15 दिन, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, तो क्या यार किस तरह मैनेज किस तरह करेंगे इसको। तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। कुछ देर बाद मुझे शाम तक डेनिस आइजक का फ़ोन आ गया। डेनिस से मेरी थोड़ी सी मुलाकात पहले थी। उसने कहा उस्मान साहब एक काम कर लीजिए, ना करें सीरियल, ये मेरा बड़ा प्यारा सीरियल है जो मैंने लिखा है, और जब मैं लिख रहा था आप दोनों मेरे जहन में थे, आप कम से कम इसको पढ़ लें, पढ़ के मुझे हिदायत करें कि कैसा मैंने लिखा है। रात को मैंने बैठ के सुबह 4 बजे तक उस स्क्रिप्ट को ख़त्म किया। उसके बाद हम गिर चुके। क्या कहानी थी, क्या तारिक साहब ने और आप सब ने? उसके बाद मैंने समीना को पढ़ा, हम फिर वी डिड दैट। अब आप सोचिए कि जब वो ख़त्म हुआ तो मेरी जेब से उस ज़माने में कोई 2.5-3 लाख रुपए लग चुके थे। आई पेड फ्रॉम माई ओन पॉकेट, क्योंकि वहाँ जाना, बिकॉज पीटीवी के पास बजट नहीं होते थे, उनके पास ठहराने तक का तो बजट नहीं होता था। क्या करते वो, यू सी 7 एपिसोड के लिए आपको, समीना जी को, तारिक भाई को, तारिक सईद साहब को, डेनिस साहब तो चले गए दुनिया से, मगर बहरहाल देखिए लोगों का काम रह जाता है। उस तरीके के जो कैरेक्टर्स अब नहीं मैसर, उसी जिस तरह दरिया के अंदर असगर नदीम सैयद का पहला ऑलमोस्ट फर्स्ट, जी बिल्कुल ही पहला ही था, उनकी पहचान बना। था भी 25 मिनट वाला, उसमें हमारी तलाक भी करा दी गई। जी वो तो बड़ा उस जमाने का मशहूर तरीन वाक़या था। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। उस जमाने में we used to get some very interesting scripts also. That is not true कि भाई, लेकिन अब क्योंकि काम इतना वसी हो गया, तो उस वसी काम में जो अच्छा स्क्रिप्ट है वो कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। अच्छा फरमाइए, जब ये वाक़या हुआ था दरिया वाला, और वो हर तरफ, हर अखबार में, हर उसमें, और ये आपकी अपनी ज़ाती जो निजी ज़िंदगी थी उसके ऊपर उसके क्या असरात पड़े? क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में पहले तो हमने एज अ कॉमेडी लिया उसको कि ये क्या, शुरू में ये क्या बकवास है, यू नो, ठीक है, ड्रामा है, ये क्या स्टूपिडिटी है, यू नो। उसके बाद वो कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई, यहाँ तक बढ़ गई कि
वो बेनज़ीर साहिबा की डॉटर ऑफ द ईस्ट के एक चैप्टर के अंदर इसके ऊपर मेंशन है, आधा चैप्टर इसके ऊपर है। और उसके बाद ये दुनिया भर के अखबारों में छपी। जिस तरह मेरे पास उस ज़माने में कलेक्शन थी, दोस्त भेजा करते थे, फिजी आइलैंड के अखबार में छपी। इस तरह की न्यूज़ थी कि जिस तरह किसी देश के अंदर 3 सरों वाला बैल पैदा हो गया। यू नो, एक अजीब हो गई, दिस इज रिडिकुलस कि एक एक्टर जो है वो डिवोर्स दे रहा ड्रामे में, तो दैट मीन्स कि इफ यू हैव किल्ड समबडी यू शुड बी हंग। यू नो, आपको फांसी ला दे, फांसी ला दे, कहने फलाने ने मारिया। कब आपको एहसास हुआ कि ये सीरियस हो गया? आहिस्ता फिर वो सीरियस होना शुरू हुआ मामला। हमारी वालदा ने, उस समीना की वालदा ने, भाई ये क्या बकवास हो रही है। फिर ये बात नहीं थी कि बहुत सारे मौलाना हजरात, हमारे दीन के बहुत उम्दा लोग, दे वर ऑन आवर साइड। और साइड क्या कि एक साइड की बात तो हो रही थी, एक इस तशरीह दीन के मुताबिक ही होगी, इसको तशरीह किस तरह किया जाएगा, कॉनोटेशन क्या होगी, तो उसके ऊपर बहुत सारे मौलाना हजरात जो वो हमारे फेवर में थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये किस तरह तलाक हो सकती है, तमसील है। ये तो तमसील है, इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली एक दिन उन्होंने मुझे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, जिन्होंने ये दिया था फतवा, तो अच्छे इंसान थे वो, मैं तो जानता नहीं था, कभी मिला नहीं था, उनके मैसेजेस आना शुरू हुए कि आप आके मिलो। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा, जिस तरह बंदा उस ज़माने में इमोशनल होता है, मैं कहा मैं क्यों मिलूँ, यू नो। तो एक दिन पीटीवी में ही मैं इसी सीरियल के आखिरी शॉट्स, हम आखिरी शूटिंग्स चल रही थी, तो इसमें मेरा फेस डार्क थोड़ा सा हम करते थे, ब्राउन कर सहरा की वजह से, और फिर मूंछ थी। तो मैं निकल के मेकअप रूम से फ्लोर पे जा रहा था, तो हमारे मलिक एक थे प्रोड्यूसर जो इस्लामी प्रोग्राम किया करते थे, वो मेरा हाथ पकड़ के 1 मिनट आओ कमरे में, गल करनी है, दरवाज़ा खोल के अंदर ले गए। तो वो मौलाना साहब सामने बैठे थे जिन्होंने ये फतवा दिया था। तो मैं तब भी नहीं पहचाना कि ये वो वाले हैं। तो जब बात शुरू हुई तो फिर उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बड़ी दफ़ा बुलाया है, ये है हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, फलाना, आप बस एक कागज़ पे लिख के दे दो कि आपका ये मंशा नहीं थी, आपका ये कहने का मकसद नहीं था, ये इस तरह। तो हम कहेंगे रजू हो गया। अब हमें तो ये टर्म्स भी नहीं समझ में आती हैं, रजू या फलाना। रजू का तो मतलब ये है ना कि तलाक हो गई और उसके बाद दोबारा वापस हो गया। तो मैं वैसे भी, हम यंग थे, इमोशनल थे, मैंने कहा जी मैं क्यों लिखूं, मेरा मतलब है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता, मतलब ये व्हाई शुड आई राइट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। खैर जी, दूसरे दिन मौलाना साहब ने एक न्यूज़पेपर में छापा अपना बयान। उन्होंने कहा कि उस्मान साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। उनकी बात सुनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि उनका रुजू हो चुका है और इस मसले पे अब मैं किसी से किसी किस्म की बात नहीं करना चाहता। ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट एनीवेज, क्योंकि उसको भी, उन बेचारों को भी नहीं पता था कि क्या, यू नो, डार्कनेस के अंदर किसी ने जाके बकवास की, उनको समझ आधी आई आधी नहीं आई, उन्होंने कहा जी हो गया। तो इस तरह की चीज़ थी, लेकिन इट वाज एम्बैरेसिंग इन अ वे। दुनिया में लोग, यार तुम्हारा मज़हब, अच्छा ड्रामे में काम करते हुए ये हो गया, तो वो ज़रा एम्बैरेसिंग था। दोबारा आपने फिर ड्रामे में तलाक तो नहीं दी होगी? नहीं, कोशिश की किसी और को देने की। 50 साल हो गए शादी को मेरी। आई गॉट मैरिड इन 1975। या 1975। अगर मैं एक जुमले में आपसे पूछूं ब्रेक पे जाने से पहले कि 50 साल का सफ़र कैसा रहा? फैंटास्टिक। वाह। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम उस्मान पीरजादा साहब, आप देख रहे हैं।